हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द न्यू लाइट प्रयास। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से अपने नीट की प्रिपरेशंस भी कर रहे होंगे। तो आज हम लोग एक पेपर डिस्कशन लेकर आए हैं जिसका नाम है आरबीटीएस टेस्ट नंबर 9, जो कि एक मॉडल था। आई होप आप सभी का टेस्ट बहुत अच्छा गया होगा। तो हम इस टेस्ट डिस्कशन के माध्यम से जो भी चीजें रह गई होंगी उन्हें सुधार कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आरबीटीएस टेस्ट नंबर 9 का पेपर डिस्कशन। स्टार्टिंग के जो क्वेश्चन है यानी कि 46 to 68 जो क्वेश्चन होंगे वो मैं करवाने वाली हूँ। आफ्टर दिस जो क्वेश्चन होंगे वो आपको स्वप्निल सर करवाएंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं अपने मिशन नीट 2025 के साथ, जिसमें हमारे सर का मानना है और हम सब का मानना है पढ़ने का अधिकार सबको और डॉक्टर बनने का अधिकार भी सबको। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी मिशन के तहत। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ड्यूरिंग एंड इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ फ्यूज्ड सोडियम क्लोराइड, यानी कि फ्यूज्ड सोडियम क्लोराइड का क्या हो रहा है, इलेक्ट्रोलिसिस हो रहा है। ठीक है, इलेक्ट्रोलिसिस हो रहा है। तो यहां पर Na+ और Cl- में ये कन्वर्ट हो रहा होगा। ठीक, अब इसके बाद अगर हम देखें तो जो Na+ बन रहा है ना, ये यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर कुछ होगा, ये Na+ बना रहा है 0 से। ठीक, तो यहां पर क्या हो रहा है, अगर आप रिएक्शन लिखोगे इसकी, तो यहां पर एक्चुअली में जब इनकी आधी आधी रिएक्शन लिखोगे तो ये Na+ बना रहा होगा। ठीक है, तो स्टार्टिंग में Na+ से देन ये Na में कन्वर्ट हो रहा होगा। तो यहाँ पर +1 है, यहाँ पर 0 है। ऑक्सीडेशन नंबर +1 से 0 हो रहा है, यानी कि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर रिडक्शन हो गया। क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। अब इसी तरह अगर हम लोग क्लोरीन की बात करेंगे, क्लोरीन की बात करेंगे तो वो Cl- से क्लोरीन में कन्वर्ट हो रहा होगा। तो यहाँ -1 से क्या हो गया, 0 हो गया। यहाँ -1 से 0, तो यहाँ क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। यहाँ क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक, अब देखो ऑक्सीडेशन हो रहा है, यहाँ क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। अगर हम इन चीज को ध्यान रखते हुए देखें तो एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है। ठीक है, और कैथोड पर क्या होता है, रिडक्शन। तो यानी कि ये जो चीज हो रही है कैथोड पर, ये जो हो रही है एनोड पर हो रही है। अब ऑप्शंस आपसे पूछा जा रहा है कि क्लोरीन आयन और ऑक्सीडाइज्ड एट कैथोड, क्लोराइड आयंस आर ऑक्सीडाइज्ड एट एनोड, या सोडियम आयंस आर ऑक्सीडाइज्ड एट कैथोड, या सोडियम आयंस आर ऑक्सीडाइज्ड एट एनोड। सबसे पहली चीज, सोडियम आयंस जो हो रहे हैं वो ऑक्सीडाइज्ड नहीं हो रहे हैं, वो रिड्यूस हो रहे हैं। तो फर्स्ट यहाँ पर सेकंड 2 ऑप्शन तो हट जाते हैं ऑलरेडी। अब यहां पर बोला जा रहा है, देखो क्लोरीड आयन ऑक्सीडाइज्ड हो रहे हैं, दोनों में ऑक्सीडाइज्ड हो रहे हैं, पर यहां पर क्या है, कैथोड पर या एनोड पर। अब आप बताओ, अभी अभी हमने क्या देखा है, ऑक्सीडेशन कहां पर हो सकता है, एनोड पर। तो कैथोड वाला तो पॉइंट यहां पर गलत होता है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड क्या कह रहा है, क्लोराइड आयंस आर ऑक्सीडाइज्ड एट एनोड, यानी कि सेकंड ऑप्शन इज राइट फॉर दिस क्वेश्चन। क्लियर, समझ आया, एनोड पर ऑक्सीडेशन, कैथोड पर रिडक्शन। रिएक्शन देखोगे, ऑक्सीडेशन यहां से आपको पता चल रहा है, यहां से आपको रिडक्शन पता चल रहा है। तो जस्ट आपको जो लग रहा है इस रिएक्शन के थ्रू, जो आंसर लग रहा है, वही यहां पर आपका सही अप्रोप्रिएट आंसर होगा, यानी कि सेकंड ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड 47 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर SN4 से SN+2 के लिए क्या है, कपल इज प्लस का 0.5 वोल्ट, यानी कि जो यहां पर E0 सेल है SN4, E0 सेल इस तरह से लिख सकते हैं, वो क्या है, SN4 प्लस से SN+2 के लिए पॉजिटिव 0.5 वोल्ट है। एंड फॉर द क्रोमियम 3+ से, यानी कि क्रोमियम +3 से क्रोमियम के लिए कितना है, माइनस का 0.74 वोल्ट है। अब कह रहा है दीज टू कपल्स इन देयर स्टैंडर्ड स्टेट आर कनेक्टेड टू मेक अ सेल। अब इन दोनों को क्या किया गया, इन दोनों को कनेक्ट किया गया और एक सेल बनाया गया। पूछा जा रहा है सेल पोटेंशियल बताओ क्या होगा। सेल पोटेंशियल के लिए आपने फॉर्मूला पढ़ रखा है, क्या होता है, E0 सेल माइनस, ठीक है, E0 सेल इज इक्वल्स टू E0 सेल ऑफ कैथोड, E0 ऑफ कैथोड माइनस E0 ऑफ एनोड। अब देखो यहां पर हमें यह पता है कि अगर हम रिएक्शन देखें तो हमें पता चल जाएगा ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, रिडक्शन किसका हो रहा है। अब देखो रिएक्शन यहां पर क्रोमियम का क्या हो रहा है, क्रोमियम प्लस SN4 प्लस से रिएक्शन हो रहा है।
ठीक, यहां पर ये बनाता है 2 क्रोमियम प्लस 3 और यहां पर बन जाता है SN+2। ये रिएक्शन ओवरऑल आपकी हो रही है, बैलेंस कर लेंगे तो यहाँ पर 3 हो जाएगा और 2 क्रोमियम प्लस 3 हो जाएगा। यहाँ देखो 0 है ऑक्सीडेशन नंबर, यहाँ +4 है, यहाँ +3 हो गई है, यहाँ +2 हो गई है। 0 से +3 हो जाना, 0 से +3 हो जाना ऑक्सीडेशन है, ऑक्सीडेशन है। +4 से +2 हो जाना रिडक्शन है। क्या है? रिडक्शन है। अब हमें इतना पता हो गया है कि कहां पर रिडक्शन हो रहा है, कहां पर ऑक्सीडेशन हो रहा है। ये भी पता है कैथोड पर क्या होता है, एनोड पर क्या होता है। तो जस्ट क्या रखोगे, यहां पर जो कैथोड है वो क्या है, फर्स्ट, यानी कि प्लस का 0.15 ये रख दिया, माइनस कर दो इसी फॉर्मूले में रखकर। एनोड के लिए माइनस का क्या दे रखा है, 0.074, -0.74। ये अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो जब आप इसे प्लस करोगे तो 5 और 4 9, 7 और 8, 0.089 समथिंग आएगा प्लस का। देखो आंसर कहां पर है, 0.89। आपको सिर्फ एक ही ऑप्शन मिल रहा है, यानी कि थर्ड ऑप्शन विल बी द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। क्लियर? इतना समझ में आया सभी को? ई नॉट सेल जो दे रखे हैं वो समझ में आया, रिडक्शन समझ में आ रहा है। देखो यहां से ही पता चल रहा है, 4 से +2, 3 से 0 पे कन्वर्ट हो गया, 3 से 0 कन्वर्ट हो गया, जाहिर सी बात है क्या हो गया, यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो गया। ठीक, लॉस, रिग और लॉस की ट्रिक आपने पढ़ रखी है ना, रिग और ऑयल, यानी कि लॉस इन इलेक्ट्रॉन अगर होता है तो ऑक्सीडेशन। ठीक है, यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन निकल गए, लॉस। रिग यानी कि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर हो रहा है, यानी कि +4 थे या +2 रह गए। ठीक है, तो यहां पर रिडक्शन हो गया। क्लियर? तो इस ट्रिक से हमने क्या किया, यहां पर सेल पोटेंशियल फाइंड आउट कर लिया। इतनी चीजें क्लियर हुई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए, यानी कि नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 48 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है, ऑन चार्जिंग द लेड स्टोरेज बैटरी PbSO4 लेड सल्फेट ऑन एनोड एंड कैथोड इज कन्वर्टेड इनटू। यानी कि अगर ये लेड स्टोरेज बैटरी जो है, जब हम इसे चार्ज कर रहे हैं तो ये कैसे कन्वर्ट होगी एनोड और कैथोड पर। ठीक है, इसके लिए हमें रिएक्शंस लिखनी पड़ेंगी। क्या होगा, देखो एनोड की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, एनोड की अगर हम बात करते हैं तो यहां पर PbSO4 जो है, PbSO4 कन्वर्ट होगा Pb में। ठीक है, किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये Pb में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि Pb सॉलिड फॉर्म में। आगे की रिएक्शन अभी लिखते हैं। अब देखो अगर हम कैथोड की बात कर रहे हैं, अगर हम यहाँ पर कैथोड की बात कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, Pb है और जाहिर सी बात है ये सल्फेट है, तो सल्फेट 2- में कन्वर्ट होगा ना, सल्फेट 2- में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर? अब अगर हम कैथोड वाले पार्ट की बात करें तो यहां पर क्या हो जाता है, PbSO4 प्लस वाटर, यहां पर आपका बनेगा PbO2। ठीक है, यहां पर आपको जो मिलेगा वो मिलेगा PbO2 और सल्फेट आयन। क्लियर? तो यहां पर ये चीजें हो रही, हाइड्रोजन आपको करना है बैलेंस, तो यहां पर 4H+ हो जाएगा। ठीक है, प्लस 4H+ हो गया और साथ ही साथ 2 इलेक्ट्रॉन यहां पर। तो ये आपकी रिएक्शन, सेल रिएक्शन है एनोड पर और कैथोड पर। एनोड पर PbSO4 में 2 इलेक्ट्रॉन्स निकले, क्या बना, Pb और सल्फेट माइनस बना। ठीक है, अगर हम कैथोड की बात करते हैं तो कैथोड पर हमें PbO2 मिलता है। क्या मिलता है, PbO2 मिलता है। अब देख लो ऑप्शंस अगर आप देखोगे यहाँ पर, इसे बैलेंस करना है तो इस तरह से हम यहाँ पर बैलेंस कर सकते हैं, तो ये 4 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया, PbO2 SO4 2- और 4H+। ठीक है, अब देखो यहां पर पूछा क्या गया है, एनोड पर क्या कन्वर्ट हो रहा है, जो हमारी लेड स्टोरेज बैटरी है वो Pb में कन्वर्ट हो रहा है। हमें सीक्वेंस याद रखना है, पहले एनोड देन कैथोड पूछा गया है, तो एनोड पर Pb 2 ऑप्शन में है, यानी कि फर्स्ट और फोर्थ ऑप्शन तो गलत हो गए। नेक्स्ट जो पूछा जा रहा है, कैथोड पर PbO2 मिल रहा है, यानी कि इन दोनों में अगर देखें तो PbO2 कहां है, यानी कि थर्ड ऑप्शन में है, यही ऑप्शन यहां पर राइट ऑप्शन है। ठीक है, तो थर्ड ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट 49 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ए स्टेटमेंट कह रहा है कि गैल्वेनिक सेल में जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है इज प्रोड्यूस्ड व्हाइल इन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल इज इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कंज्यूम्ड। ठीक है, सेकेंड कह रहा है गैल्वेनिक सेल में जो एनोड होता है वो नेगेटिव टर्मिनल होता है, व्हाइल इन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में जो एनोड होता है वो पॉजिटिव होता है।
थर्ड कह रहा है इन गैल्वेनिक सेल कैथोड इज पॉजिटिव। ठीक है, देखो जस्ट इसका अपोजिट पूछ लिया गया, मतलब सेम पूछा गया, एनोड यहाँ दे दिया, यहाँ कैथोड। एनोड अगर यहाँ निगेटिव है तो जाहिर सी बात है कैथोड पॉजिटिव होगा इन गैल्वेनिक सेल। फिर बोल रहा है व्हाइल इन इलेक्ट्रोलिटिक सेल एनोड इज पॉजिटिव था तो यहाँ पर कैथोड जाहिर सी बात है निगेटिव होगा। तो ये दोनों चीजें गैल्वेनिक सेल के लिए यहाँ पर सही है, इलेक्ट्रोलिटिक सेल के लिए भी सही है। अगर फर्स्ट की बात करें, जो गैल्वेनिक सेल होता है उसमें जो केमिकल एनर्जी होती है उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है। इलेक्ट्रोलिटिक सेल है तो वहां पर जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है उसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है। दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन द गैल्वेनिक एंड इलेक्ट्रोलिटिक सेल। क्लियर? तो इस हिसाब से फर्स्ट ऑप्शन भी मतलब ए स्टेटमेंट, बी स्टेटमेंट और सी स्टेटमेंट तीनों ही स्टेटमेंट सही है। तो तीनों स्टेटमेंट ए बी सी, फोर्थ ऑप्शन यहां पर राइट ऑप्शन। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन विल बी द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, 50 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 50 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है स्टेटमेंट 1 कंडक्टिविटी के जो है कप्पा डिक्रीजेस ऑन डिक्रीजिंग द कॉन्सेंट्रेशन, यानी कि जो कंडक्टिविटी होती है जब हम कॉन्सेंट्रेशन को डिक्रीज करते हैं तो वो भी डिक्रीज हो रही होती है। सेकेंड स्टेटमेंट बोल रहा है मूलर कंडक्टिविटी इंक्रीज ऑन डाइल्यूशन, यानी कि जब डाइल्यूट किया जा रहा है सॉल्यूशन को तो जो मूलर कंडक्टिविटी है वो क्या हो रही है, बढ़ रही है। मूलर कंडक्टिविटी क्या हो रही है, बढ़ रही है। अब दोनों स्टेटमेंट्स को ध्यान से देखो तो ये कहीं ना कहीं डेफिनेशन की बात कर रहा है। मूलर कंडक्टिविटी क्या होती है, इंक्रीज होती है जब हम डाइल्यूट करते हैं सॉल्यूशन को। क्यों ऐसा क्यों हो रहा होता है वहां पर, क्योंकि नंबर ऑफ आयंस बढ़ रहे हैं डाइल्यूशन में। ठीक, तो यहां पर ये स्टेटमेंट क्या हो गया, फिर यहां पर स्टेटमेंट क्या हो गया अगर देखेंगे तो वो राइट हो जाता है। ठीक है, वो राइट हो जाता है। फर्स्ट स्टेटमेंट की अगर बात करो, कंडक्टिविटी की अगर बात करो तो यहां पर कंडक्टिविटी की अगर उसमें बोले तो नंबर ऑफ आयंस होते हैं जो पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीज होते हैं, तो कंडक्टिविटी भी डिक्रीज हो रही क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन को कम कर रहे हैं, कॉन्सेंट्रेशन को कम कर रहे हैं। तो यहां पर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा डाइल्यूशन, डाइल्यूशन पे क्या हो जाएगा, कंडक्टिविटी भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, फर्स्ट के लिए तो यानी कि फर्स्ट भी सही है, सेकेंड भी सही है, बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, यानी कि थर्ड ऑप्शन यहां पर राइट ऑप्शन होगा 50 का। 50 का थर्ड इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें 51 कह रहा है रीड द गिवन स्टेटमेंट केयरफुली। फर्स्ट कह रहा है मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप जो होते हैं वो मिक्सचर्स जो बॉयल होते हैं वो एट अ टेम्परेचर लोअर देन आइदर ऑफ द टू प्योर कंपोनेंट्स, यानी कि जो मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप होते हैं उनका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो क्या होता है, लोअर देन देयर ऑफ कंपोनेंट्स। ठीक है, तो सही है मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट। सेकंड कह रहा है मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रोप मिक्सचर बॉइल्स एट टेम्परेचर हायर देन आइदर ऑफ द टू प्योर कंपोनेंट, यानी कि जो कंपोनेंट से वो बना है उससे हायर पर बॉइल होते हैं, ये भी ठीक है। मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप इज अ मिक्सचर सोज पॉजिटिव डेविएशन, ये भी ट्रू है। और मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रोप जो होते हैं वो निगेटिव डेविएशन शो करते हैं। ये चारों ही डेफिनेशन आपको एनसीईआरटी में मिल जाएगी, यानी कि यहाँ पर जो आंसर होगा सभी स्टेटमेंट क्या है, राइट है। तो ए बी सी एंड डी ऑल आर ट्रू, ऑल आर ट्रू स्टेटमेंट्स। ठीक है, चलो देखिए क्वेश्चन नंबर 52 क्या बोल रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू एन आइडियल सॉल्यूशन। ए कह रहा है राउल्ट्स लॉ इज वैलिड फॉर एन आइडियल सॉल्यूशन ओवर द होल कंसंट्रेशन रेंज, यानी कि ये तो ट्रू है, जो राउल्ट्स लॉ होता है वो वैलिड होता है किसी आइडियल सॉल्यूशन के पूरे कॉन्सेंट्रेशन के लिए। सेकंड कह रहे हैं एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग इज 0, ये भी ठीक है, डेल्टा एच मिक्स जो होता है वो 0 होता है। थर्ड कह रहा है वॉल्यूम ऑफ मिक्सिंग इज नॉट 0, ये गलत है क्योंकि वॉल्यूम ऑफ मिक्सिंग जो होता है डेल्टा वी मिक्स जो होता है वो इक्वल टू 0 होता है, तो ये यहाँ पर गलत होता है। फोर्थ कह रहा है द कंपोनेंट्स ऑफ आइडियल सॉल्यूशन कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, ये भी गलत होता है। तो आंसर यहाँ पर क्या हुआ, ए और बी राइट है, बाकी सी एंड डी गलत है, तो ए और बी ओनली इज द राइट ऑप्शन। ऑप्शन नंबर क्या हो गया 52 का, देन थर्ड ऑप्शन यहाँ पर राइट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट 53 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, और असर्शन प्रेजेंट टाइप का क्वेश्चन है।
असर्शन कह रहा है आइसोटोनिक सॉल्यूशन हैव सेम मोलर कॉन्सेंट्रेशन। देखो ये स्टेटमेंट इनकम्प्लीट है, यहां पर अगर लिख देता कि आइसोटोनिक सॉल्यूशन हैव सेम मोलर कॉन्सेंट्रेशन एट अ गिवन टेम्परेचर तो यहां पर ये ट्रू हो जाता, एल्स ये क्या है, फॉल्स। फिर रीजन इसका बोल रहे हैं कि सॉल्यूशन विच हैव सेम ऑस्मोटिक प्रेशर एट सेम टेम्परेचर आर नोन एज आइसोटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है, बिल्कुल सही है, यानी कि जो आइसोटोनिक सॉल्यूशन होते हैं जिनके सेम ऑस्मोटिक प्रेशर होते हैं एट द सेम टेम्परेचर वो क्या कहलाते हैं, आइसोटोनिक सॉल्यूशंस कहलाते हैं। तो यहां पर इसका आंसर क्या हो जाएगा, फिर सेकेंड हो जाएगा। क्यों, क्योंकि फॉल्स है, ये ट्रू है, तो ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। अब देखो इसके पीछे का रीजन ये भी है, जरूरी नहीं है कि सॉल्यूशन जो सेम मोलर कॉन्सेंट्रेशन रखते हैं उनका सेम ऑस्मोटिक प्रेशर भी हो। ठीक है, एज वेल एज अगर हम ग्लूकोज की और सोडियम क्लोराइड की बात करें, ठीक है, तो यहां पर इस तरह से एग्जाम्पल आप समझ सकते हो। तो असर्शन क्या है, फॉल्स हो गया, रीजन क्या है, ट्रू हो गया। ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू, सेकेंड ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट 54 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, the mass of glucose that would be dissolved in 50 gram of water in order to produce the same lowering of vapor pressure as it produced by dissolving 1 gram of urea in the same quantity of water। ठीक है, अब देखो यहां पर अगर हम इसके प्रेशर की बात करें, ठीक है, किसके प्रेशर की बात हो रही है, सबसे पहले ग्लूकोज इक्वल टू, अगर हम यहां पर यूरिया, सेकेंड वन इज क्या है, यूरिया, इनको इक्वल कर, एज वेल एज अगर हम इनके यहां पर मोल फ्रैक्शन भी देखें, मोल फ्रैक्शन देखें तो मोल फ्रैक्शन इज काई बी ऑफ ग्लूकोज, ठीक है, इज इक्वल्स टू काई बी ऑफ यूरिया। ठीक है, ये इतना समझ में आया। अब देखो यहां पर ये तो काई ए हो गया, ठीक, अब अगर इसे और एक्सपैंड करेंगे, इस फॉर्मूले को एक्सपैंड करोगे तो ये समथिंग बन जाएगा एनबी अपॉन एन ए। ठीक है, इसके मोल्स अपॉन सॉल्यूशन का सेम ये भी बन जाएगा। अगर हम यहाँ पर इसके फॉर्मूले को लिखें तो ये बन जाएगा, हमें निकालना क्या है, डब्लू, ठीक, वो भी डब्लू किसका, सेकेंड वन का, इनटू, अब अगर फॉर्मूले में रखोगे तो वाटर के लिए कितना होता है, 18 होता है, अपॉन यहां पर 50, ठीक है, उसके बाद यहां पर आ जाएगा आपका 180 इज इक्वल्स टू, अब इसके सामने क्या, सेम वही 1 ग्राम दे रखा है, 18 देखो यहां पर, ठीक, इंटू 18 कर दिया, अपॉन में क्या आ जाएगा यहां पर 50 इंटू 60 आ जाएगा। अब इसे सॉल्व कर लो, ये आपकी इक्वेशन बनेगी। ये इक्वेशन बनी तो जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आपको ये जो अननोन वैल्यू है वो कितनी मिलेगी, यहां से ही सॉल्व कर लो, ये 10 हो गया, 500 हो गया, ठीक, W अपॉन 500, ये 18 अपॉन 300 समथिंग हो जाएगा, ठीक है, 3000 समथिंग हो जाएगा। तो यहां पर जब WB निकाल रहे होगे तो WB आपको मिलेगा समथिंग 3 ग्राम, ठीक है, क्या मिलेगा, 3 ग्राम मिलेगा। ऑप्शंस देखते हैं, सेकंड ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा, बाकी के ऑप्शन गलत हो जाएंगे। ठीक है, चल नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 55 नंबर का क्वेश्चन, यानी कि 54 का आंसर क्या हो गया, फिर सेकेंड ऑप्शन। ठीक है, सेकेंड 55 नंबर का क्वेश्चन नंबर 55 क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज एक्ट्स ओनली एज अ बेस, बेस की तरह कौन रिएक्ट करेगा, यानी कि इट एक्सेप्ट्स H प्लस को यहाँ पर कौन एक्सेप्ट कर सकता है, वही बेस की तरह बिहेव करेगा। तो यहां अगर देखो तो H2S, इसके पास यहाँ पर H अगर दे देंगे तो ये एक्सेप्ट कर लेगा, तो यही है जो हमारा सेकेंड आंसर राइट है। ठीक, ये सारे डोनेट करेंगे, ये सारे क्या करेंगे, डोनेट कर पाएंगे, तो आंसर क्या हो जाएगा 55 का आंसर हो गया सेकेंड। ठीक है, क्योंकि H2 माइनस है जो केवल बेस की तरह यहाँ बिहेव कर सकता है। नेक्स्ट 56 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बेसिक बफर। अच्छा, बेसिक बफर क्या होता है, बेसिक बफर का मतलब होता है कि हमारे पास वीक बेस हो, ठीक है, वीक बेस हो, और जो सॉल्ट हो उसका वो कैसा हो, स्ट्रॉन्ग एसिड हो, इट्स सॉल्ट स्ट्रॉन्ग एसिड का, ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड का सॉल्ट हो, वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड का सॉल्ट। अब देखो सबसे बेस्ट एग्जांपल जो है NH4OH और NH4Cl है, ये क्या है, बेसिक बफर है।
ये बेस्ट नोन एग्जाम्पल है। अब अगर हम फर्स्ट की बात करें तो फर्स्ट भी यहाँ पर कुछ इसी तरह है, तो फर्स्ट एंड सेकेंड बोथ आर बिहेविंग एज अ बेसिक बफर, यानी कि फर्स्ट एंड टू इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो 56 का क्या हो गया, थर्ड ऑप्शन यहाँ पर राइट हो गया। क्लियर। चलो नेक्स्ट, अगर हम इसकी बात करें एसिडिक बफर की तरह बात करेगा। 57 क्या कह रहा है, फॉर अ गिवन रिएक्शन, यहां पर एक रिएक्शन दे रखी है और हीट प्लस, यानी कि अगर हम इस रिएक्शन को ध्यान से देखें तो ये कैसी रिएक्शन है, यहाँ पर एक्सोथर्मिक होगी। ये रिएक्शन क्या होगी, एक्सोथर्मिक होगी। ये रिएक्शन कैसी है, क्योंकि प्लस हीट क्या हो रही है, यहाँ पर हीट इवॉल्व हो रही है, तो ये क्या है, एक्सोथर्मिक है। अब एक्सोथर्मिक के लिए एक्सोथर्मिक है, ठीक है, एक्सोथर्मिक की अगर हम बात करें तो लो टेम्परेचर पर ये होगी। ठीक है, ये क्या होगी, लो टेम्परेचर पर होगी। इट रिक्वायर्ड लो टेम्परेचर। ठीक, फिर उसके बाद ये कह रहा है अच्छा प्रेशर भी पूछा जा रहा है, तो लो टेम्परेचर देखो कहां कहां है, एक जगह, दूसरी जगह नहीं है, तो ये गलत। यानी कि अब प्रेशर या तो लो होना चाहिए या हाई प्रेशर होना चाहिए। ये हम कैसे पता कर पाएंगे, ये हम पता करेंगे, यहाँ पर देखो प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के साइड मोल, यहाँ 1 बन रहे हैं इसके, यहाँ 1 and 1 2 मोल से रिएक्टेंट के साइड जो है वो मोल ज्यादा है इन कंपैरिजन विद प्रोडक्ट। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जो हमारा आंसर होगा फिर हाई प्रेशर रिक्वायर्ड करेगा। क्या करेगा, हाई प्रेशर रिक्वायर होगा। तो प्रेशर क्या हो जाएगा, हाई। ठीक, प्रेशर क्या रिक्वायर्ड होगा, हाई प्रेशर यहां पर रिक्वायर्ड होगा। समझ आया, क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 58, यानी कि आंसर क्या हो गया, लो टेम्परेचर हाई प्रेशर, फर्स्ट ऑप्शन यहां पर राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से। 58 नंबर का क्वेश्चन यहां पर क्या बोल रहा है। ठीक है, 58 नंबर के क्वेश्चन की अगर हम बात करें, कह रहा है कैलकुलेट द डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस ऑफ 0.05 मोलर सॉल्यूशन ऑफ अ सोडियम एसिटेट एट 298 केल्विन। Ka दे रखा है एसिटिक एसिड का 1.8 इंटू 10 टू द पावर -5, ये आपको दे रखा है। कैसे सॉल्व करेंगे, हमने फॉर्मूला पढ़ रखा है अंडर रूट ऑफ Kw अपॉन Ka इंटू कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, K इंटू कॉन्सेंट्रेशन। देखो अब आपको Ka भी पता है, Kw भी पता है और कॉन्सेंट्रेशन भी पता है। क्या हम यहाँ पर डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस, क्या हम इसे H से लिख सकते हैं, H फाइंड आउट कर सकते हैं यहाँ से, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस। Kw क्या होता है, 1 इंटू 10 टू द पावर -14 होता है, अपॉन Ka कितना दे रखा है, अगर आप देखोगे 1.8 इंटू 10 टू द पावर -5, कॉन्सेंट्रेशन दे रखा है 0.05। बस अब इसे सॉल्व कर लो। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो यहां पर आपको कुछ वैल्यू मिलेगी फाइनल, √10/9 इंटू 10 टू द पावर -8। रूट से बाहर लाएंगे तो ये 10 टू द पावर -4 बनेगा। 10 टू द पावर -4 वाला कौन सा ऑप्शन है, देखो इन तीनों में से कोई भी नहीं है, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन ही है हमारा जो राइट होगा। अच्छा यहां पर डिवाइड करोगे तो ये वैल्यू आएगी, इसको रूट से बाहर निकालोगे तो बनेगी 1.05। ठीक, 1.05 समथिंग बनेगी इंटू 10 टू द पावर -4, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ा जाए। 59 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या बोल रहा है। The pH of 1 liter solution containing equal moles of acetic acid and sodium acetate। अच्छा देखो जो एसिटिक एसिड है यहाँ पर क्या है, एसिड है। ठीक, सोडियम एसिटेट क्या है, सॉल्ट है। ये क्या है, सॉल्ट है। अब ये कह रहा है कि pKa ऑफ एसिटिक एसिड इतना दे रखा है 4.74। तो यहां से आपको pH बतानी है 1 लीटर सॉल्यूशन जो कंटेन कर रहा होगा। कैसे पता चलेगा, फॉर्मूला पढ़ रखा है pH इक्वल्स टू pKa प्लस यहां पर आ जाता है लॉग एसिड अपॉन सॉल्ट। ठीक, एसिड अपॉन सॉल्ट के लिए कह रहा है कि सेम है, एसिड अपॉन सॉल्ट के लिए क्या कह रहा है, सेम दे रखा है। ठीक, pH ऑफ 1 लीटर सॉल्यूशन कंटेनिंग इक्वल मोल ऑफ एसिडिक एसिड, और यानी कि एक तरह से कहा जाए दोनों की सेम है। तो यहाँ पर ये इससे कोई मतलब नहीं है 1 0, तो pKa इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगी, pH हो जाएगी। pKa कितना दे रखा है, 4.74 दे रखा है, तो इट मींस pH भी क्या हो गया, बराबर हो गया। तो आंसर क्या हो गया यहाँ से 4.74, बाकी के ऑप्शन यहाँ पर गलत हो गए। ठीक है, इतना समझ में आया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन।
60 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल चेंज द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, यानी कि इनमें से कौन है जो इक्विलिब्रियम की जो कांस्टेंट की वैल्यू उसको चेंज करेगा। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो होता है ओनली डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, ठीक, टेम्परेचर चेंज होगा तो वैल्यू वहां पर इफेक्ट करेगी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की। तो चेंज इन टेम्परेचर इज द राइट आंसर, चेंज इन टेम्परेचर इज द राइट आंसर, बाकी के ऑप्शन यहां पर गलत हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट 61 नंबर का क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, असर्शन रीजन टाइप का है। ये कह रहा है जो CO2 है इज अ लुईस एसिड, CO2 इज अ लुईस एसिड, लुईस एसिड यानी कि एक्सेप्ट्स अ लोन पेयर, एक्सेप्ट्स अ लोन पेयर, तो इट मींस CO2 इज अ लुईस एसिड। CO2 की अगर आप देखोगे तो p ऑर्बिटल जो है वो क्या है, एम्प्टी है, तो यानी कि ये एक लोन पेयर को ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकता है, एक्सेप्ट कर सकता है, इट इज कॉल्ड देन लुईस एसिड, ठीक। तो ये तो ट्रू है, असर्शन इज ट्रू, बट अगर आप रीजन को ध्यान से देखोगे तो असर्शन रीजन में कोई ऐसा रिलेशनशिप नहीं है। यहाँ पर अदर कंपाउंड दे दिया गया है, यहाँ पर अदर कंपाउंड दे दिया गया है, और यहाँ पर देखा जाए तो दोनों ही एक दूसरे से बिल्कुल अपोजिट है, बिल्कुल अलग अलग है। तो यहाँ पर एक चीज तो कंफर्म है कि इन दोनों में कोई भी रिलेशनशिप नहीं है। अब हमें पता लगाना है कि ट्रू और फॉल्स है या नहीं, ठीक। तो फर्स्ट वाला तो ट्रू है, CO2 जो है वो लुईस एसिड है, ठीक है, वो क्या है, लुईस एसिड है, बिकॉज इट एक्सेप्ट्स अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, बिकॉज क्यों ऐसा हो रहा है, p ऑर्बिटल एम्प्टी है। अगर हम H2SO4 की बात करें तो यहाँ पर देखो ये H+ को डोनेट कर रहा है, ठीक, H+ को डोनेट कर रहा है, तो हम यहाँ पर ये भी कह सकते हैं कि ये दोनों की तरह बिहेव कर सकता है, एक्सेप्ट भी कर सकता है, डोनेट भी। तो इज आर्सेनियस एसिड एज वेल एज ब्रोंस्टेंट एसिड, तो आंसर इस हिसाब से क्या हो जाएगा, बोथ आर ट्रू, बट द रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। तो ऑप्शन नंबर 2 होना चाहिए जहां तक यहाँ पर, ठीक, क्योंकि रिलेशन तो इनमें कुछ नहीं है। सेकेंड ऑप्शन इज राइट, बाकी के ऑप्शन यहाँ पर गलत हो जाते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 62 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है द वर्क डन बाय अ सिस्टम इज 8 जूल। देखो वर्क डन बाय अ सिस्टम है, यानी कि जो W होगा वो -8 जूल होना चाहिए, ठीक। फिर ये कह रहा है व्हेन 40 जूल हीट इज सप्लाइड टू व्हाट इज द इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम। इंटरनल एनर्जी आपसे पूछी जा रही है, यानी कि डेल्टा U या डेल्टा E आप इस तरह से लिख सकते हैं। तो यहां पर क्या करोगे, देखो Q आपको दे रखा है इस 40 जूल, तो यहां पर फॉर्मूला लगा दो, डेल्टा E इज इक्वल्स टू 40 प्लस माइनस कितना हो जाएगा, माइनस, यानी कि अगर आप देखोगे डायरेक्ट 8 लिख दो यहाँ पर, क्योंकि यहाँ प्लस लगाओगे फिर वो माइनस ऑलरेडी हो जाएगा, तो 32 जूल प्लस का आएगा, ठीक, 32 जूल इंटरनल एनर्जी चेंज हो जाएगा, यानी कि थर्ड ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा, बाकी के ऑप्शन यहाँ पर गलत हो जाएंगे। क्लियर, चल, क्योंकि अगर हम बात करें वर्क डन बाय अ सिस्टम है ना, बाय अ सिस्टम, इसलिए यहाँ पर माइनस कर दिया, ठीक है, इसलिए यहाँ पर क्या कर दिया, माइनस कर दिया। चल नेक्स्ट 63 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है असर्शन और रीजन पूछा गया है। असर्शन कह रहा है हीट एनर्जी इज कंप्लीटली ट्रांसफर्ड इनटू वर्क ड्यूरिंग द आइसोथर्मल एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस। कोई आइडियल गैस है जो कि आइसोथर्मल एक्सपेंशन हो रहा है, तो वहां पर बोल रहा है कि जो हीट एनर्जी होता है, यानी कि जो Q है वो पूरी की पूरी वर्क डन में ट्रांसफर हो जाती है, यानी कि पूरा का पूरा वर्क में क्या हो जाती है, कन्वर्ट हो जाती है। तो अगर हम आइसोथर्मल फ्री एक्सपेंशन की बात करते हैं, वर्क डन इज बाय द सिस्टम होता है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, Q इज इक्वल्स टू -W, और डेल्टा E क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फिर इस हिसाब से तो यहां पर फर्स्ट इज राइट, ठीक। सेकेंड की अगर हम बात करें, रीजन क्या कह रहा है, क्योंकि ड्यूरिंग एन आइसोथर्मल प्रोसेस द चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ अ गैस is due to decrease in pressure is nullified by the change due to increase in volume, यानी कि इंटरनल एनर्जी जहां तक 0 हो जाएगी और जो पूरा का पूरा वर्क डन होगा हमारा, वो हीट एनर्जी यानी कि जो पूरी हीट है इनटू वर्क में कन्वर्ट हो जाएगी। जो हीट एनर्जी है कंप्लीटली ट्रांसफर्ड इनटू अ वर्क, यानी कि बोथ आर करेक्ट एंड द रीजन एंड एक्सप्लेनेशन आर द ट्रू एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहां पर राइट हो जाएगा 63 नंबर के क्वेश्चन के लिए। 64 नंबर का क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, द स्टैंडर्ड एंथैल्पीज ऑफ कंबशन ऑफ C6H6 यानी कि बेंजीन का है लिक्विड स्टेट, ग्रेफाइट और H2
आर रेस्पेक्टिवली। अब देखो कंबशन एंथैल्पी यानी कि C6H6 को कंबशन कराया जा रहा है, ठीक। दूसरी चीज ये क्या कह रहा है कि ग्रेफाइट का भी यही हो रहा है, सॉरी, ग्रेफाइट के साथ भी क्या हो रहा है, सेम चीज हो रही है। H2 के साथ भी यहां पर सेम चीज हो रही है, जिनके लिए यहां पर क्या दे रखा है, ये -3270 है किलो जूल पर मोल, ये -394 किलो जूल पर मोल है, और ये -286 किलो जूल पर मोल है। What is the standard enthalpy of formation of C6H6 के फॉर्मेशन की बात करी जा रही है। रिएक्शन को कंप्लीट करोगे तो यहां पर आपको मिलेगा कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी प्लस वाटर, बैलेंस कर लो इस रिएक्शन को, 6 है यहाँ पर तो 3 और ये 3 हो गए, तो ये भी बैलेंस होगा, यानी कि 6 दूनी 12 और ये कितने हैं 3 15, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, हाफ में कितना आ जाएगा आपका, अगर रखोगे तो 15/2 कर दो इसे, 15/2 C6H6 है, क्लियर। अब उसके बाद यहाँ पर इसके लिए एंथैल्पी चेंज दे रखी है, C+O2 से पता है आपको कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है डायरेक्टली। सेम H2O2 की अगर बात करोगे तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है, H2O हो जाएगा, हाफ O2 कर दो यहाँ पर बैलेंस करने के लिए, तो ये H2O, क्लियर। अब देखो ये रिएक्शन कंप्लीट हो गई जो हमें वर्ड्स में दे रखी है, वर्ड्स में दे रखी है, इसको हमने क्या किया, कन्वर्ट कर लिया। अब हम क्या करेंगे, ये क्या कह रहा है कि फॉर्मेशन ऑफ C6H6 यानी कि C6H6 कहीं बन रहा है, ठीक। इसके लिए आपको एंथैल्पी बतानी है क्या होगी, कैसे बन रहा है, यहाँ पर 6 होंगे मान लो प्लस 3H2, क्लियर, इस तरह से बन रहा है। अब ये कैसे बना है इससे हम इक्वेशन के थ्रू निकालेंगे। ये मान लो ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकेंड इक्वेशन है, ये थर्ड इक्वेशन है। अब क्या करना है आपको, फर्स्ट इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन का यूज करके यहां पर फॉर्मेशन ऑफ C6H6 की अगर हम देखें आंसर निकालना है, कैसे करेंगे। जो सेकेंड इक्वेशन है, सेकेंड इक्वेशन जो है ये वाली, इसमें 6 से मल्टीप्लाई कर दो, इसमें 6 से मल्टीप्लाई कर दो प्लस, ठीक। उसके बाद आपको क्या करना है, जो थर्ड वाली इक्वेशन है, जो थर्ड वाली इक्वेशन है उसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, 3 से मल्टीप्लाई कर दो, माइनस क्या करो, फर्स्ट वाली जो हमारी इक्वेशन है उसको माइनस कर दो। अब देखो हम रिएक्शन पर नहीं जाएंगे, हमें रिएक्शन पता ही आनी है, हम डायरेक्ट वैल्यू को सॉल्व करेंगे। तो पहले तो देखो थर्ड है, थर्ड वाली का यूज किया हमने, सेकेंड का यूज किया, सेकेंड 394 इंटू 6 कर दो, 6 इंटू -394 कर दिया प्लस 3 इंटू इक्वेशन थर्ड की बात करो तो -286 कर दिया, -286 कर दिया, माइनस क्या कह रहा है, ये फर्स्ट को माइनस कर दो यानी कि 3270 को माइनस कर दो। अब जो वैल्यू आएगी वही आपकी फॉर्मेशन ऑफ, यहाँ पर एंथैल्पी आएगी, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन आएगी, ठीक है। यहां पर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, पूरा मल्टीप्लाई करके ऐड करोगे तो आपको फाइनल वैल्यू यहां पर मिलेगी -2364, ठीक है। उसके बाद ये जो वैल्यू मिलेगी -858 मिलेगी, -3270, ये वैल्यूज आपको यहां पर मिल गई। अब इसमें अगर माइनस करोगे तो आपको ये अगर ऐड कर दोगे तो ये आ जाएगा 3222 समथिंग आ जाएगी, ठीक है। ये क्या है, यहां पर ये माइनस की होगी और ये प्लस हो जाएगा ना, अल्टीमेटली वहां माइनस दे रखी है तो ये लास्ट में प्लस हो जाएगा, यहाँ पर 3270 माइनस कर लो, ये आ जाएगा आपका 2 और यहाँ आ जाएगा आपका 5 समथिंग आ जाएगा, तो ये ओवरऑल कितनी बचेगी, 48 बचेगी, प्लस की 48, क्लियर, इतना समझ में आया सभी को। चलो तो आंसर क्या हो गया, -3222 प्लस 3270 को माइनस करोगे तो यहाँ पर 48 जूल में आंसर आपको मिल जाएगा, 48 आंसर, ठीक है। 64 का सेकेंड ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, 64 का सेकेंड ऑप्शन नोट कर लो, रिएक्शंस नोट कर लो, क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए, यानी कि 65 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं जल्दी से। 65 नंबर का क्वेश्चन पढ़ो, ये बोल रहा है द वॉल्यूम ऑफ अ गैस डिक्रीज फ्रॉम 500 सीसी टू 300 सीसी, यानी कि वॉल्यूम, अगर हम वॉल्यूम का डिफरेंस निकाले तो 500 माइनस 300 तो बचा कितना 200 सीसी, लीटर में कन्वर्ट करोगे तो
2 समथिंग हो जाएगा। इज अ सैंपल ऑफ गैस इज कंप्रेस्ड बाय एवरेज प्रेशर, यानी कि जो P दे रखा है वो 0.6 एटमॉस्फेरिक दे रखा है। ड्यूरिंग अ प्रोसेस 10 जूल ऑफ हीट, यानी कि Q दे रखा है 10 जूल, हीट इज लिबरेटेड, द चेंज इन इंटरनल एनर्जी, यानी कि डेल्टा E पूछा जा रहा है, क्या होगा ये आपको बताना है। वॉल्यूम आपको, चेंज इन वॉल्यूम आपको दे रखा है, कितना हो जाएगा 0.2 लीटर। कन्वर्ट करोगे 1 लीटर के लिए, अगर आप देखोगे यहां पर 1 लीटर के लिए 1 लीटर है, ठीक, सारी चीजें आपको दे रखी है। अब देखो यहाँ पर ये कह रहा है हीट इज लिबरेटेड, यानी कि हीट क्या है, निकल रही है, ठीक, तो ये निगेटिव में होगा, ये कैसी होगी, निगेटिव में हो जाएगी। उसके बाद जब आप फॉर्मूले में रखोगे तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, डेल्टा E इज इक्वल्स टू Q प्लस W है। डेल्टा E फाइंड आउट करना है, Q को क्या रख दोगे, माइनस का 10, W अगर देखोगे W कैसे निकालोगे, यहाँ पर W आप निकाल लोगे जो आपको ऑलरेडी यहाँ पर प्रेशर दे रखा है, ठीक है। 1 लीटर के लिए आपने 101 पॉइंट समथिंग वैल्यू आपको आएगी, ठीक है, 3 जूल 1 लीटर के लिए। आंसर अब कैसे निकलेगा, W की अगर बात करोगे तो W आपका आ जाएगा 0.12 इंटू 1.013 जूल, ये रख दोगे, ठीक। W निकालने के लिए आप ये कर दोगे 0.12 इंटू, ठीक, तो ये सॉल्व करो, ये कितना आ गया 12.5 समथिंग आएगा। W क्या आ जाएगा 12.5, तो 12.5 आप यहाँ पर रख दो, 12.15 समथिंग, ठीक, तो यहाँ पर आप W रख दो 12.15, कितना आ गया, माइनस करो। जब आप यहाँ पर माइनस करोगे तो आपको वैल्यू क्या मिल जाएगी, यहाँ पर आपको वैल्यू मिलेगी 2 पॉइंट समथिंग, 12 है, जाहिर सी बात है 2 पॉइंट समथिंग में आंसर को यार 16, ठीक, 2.16। अब बात आती है माइनस की या प्लस की, तो प्लस, ठीक, क्योंकि ये प्लस है, ग्रेटर वैल्यू, तो आंसर क्या हो गया यहाँ पर प्लस का 2.16, थर्ड ऑप्शन यहाँ पर राइट हो गया, बाकी के ऑप्शन गलत हो गए। नेक्स्ट, अब अगर हम 66 नंबर का क्वेश्चन देखें, कह रहा है इन एनी नेचुरल प्रोसेस द एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स हैज रिमेन कांस्टेंट, एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स ट्रेंड्स towards maximum, the entropy of universe tends towards minimum, any of the above can happen, यानी कि एंट्रोपी पर बात हो रही है। अब अगर हम सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स देखें, थर्मोडायनेमिक्स की अगर बात करें तो वहां से हमें ये पता चलता है, देखो यूनिवर्स की जो एंट्रोपी है वहां पर डिसऑर्डरनेस बढ़ रही है, डिसऑर्डरनेस बढ़ रही है, यानी कि रेंडमनेस बढ़ रहा है, तो जाहिर सी बात है वहां पर एंट्रोपी भी क्या हो रही होगी, मैक्सिमम हो रही होगी, बढ़ रही होगी। तो हम आंसर क्या कह सकते हैं, यहाँ पर आंसर हो जाएगा द एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स ट्रेंड्स टूवर्ड्स मैक्सिमम, क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगी। क्लियर, समझ आया। चलो, तो यूनिवर्स की जो एंट्रोपी है वो इंक्रीज हो रही है कांस्टेंट बेसिस पर, अगर हम देखें कॉन्स्टेंटली, तो यहां पर देखो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर एंट्रोपी बढ़ रही है, डिसऑर्डरनेस बढ़ रही है, तो ये नेचुरल एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हो जाएगा, ठीक है, क्लियर। तो यानी कि जो 66 नंबर तक का आपका डिस्कशन था वो यहाँ पर खत्म होता है। आफ्टर दिस आपको स्वप्निल सर करवाएंगे डिस्कशन, तो हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट डिस्कशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर और थैंक यू सो मच। नमस्कार बच्चों, जय हिंद। तो इसके आगे का डिस्कशन लेकर हम आपके साथ हैं, तो आइए देखते हैं। द हीट ऑफ कंबशन ऑफ सॉलिड बेंजोइक एसिड एट कांस्टेंट वॉल्यूम आपको दिया हुआ है, आपसे द हीट ऑफ कंबशन एट कांस्टेंट प्रेशर पूछा हुआ है। तो देखिए जो हीट एट कांस्टेंट प्रेशर है या हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम है, इनके रिलेशन को लेके हम सब लोग जानते हैं, और हम जानते हैं कि जब हमें हीट एट कांस्टेंट प्रेशर निकालना है तो एंथैल्पी चेंज के बारे में आपसे बोल रहा है, और कांस्टेंट वॉल्यूम पे अगर बात कर रहा है तो डेल्टा यू आपको दिया हुआ है, और हम सब लोग जानते हैं डेल्टा एच और डेल्टा यू के बीच में क्या रिलेशन होता है। लेकिन उससे पहले आपसे कह रहा है, क्योंकि कंबशन है बेंजोइक एसिड का, तो कंबशन के लिए अगर हम देखेंगे तो सबसे पहले बेंजोइक एसिड जो होता है हम देख लेते हैं, C6H5COOH प्लस, हम इसका कंबशन करवा दे रहे हैं और ये बनेगा 7CO2 प्लस
3 मोल्स ऑफ वाटर, है ना, ये लिक्विड हो जाएगा, देख लीजिए ध्यान से। ठीक, तो अब ये यहां पर अगर हम बात करते हैं तो डेल्टा एनजी सबसे पहले यहां पे निकाल लें, चेंज इन नंबर ऑफ गैसियस मोल्स। तो ये 7 है, 15/2 है, तो 7 माइनस 15/2 मतलब -½ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? -½ हो जाएगा। अब यहां पर आपसे कह रहा है हीट ऑफ कंबशन एंड कांस्टेंट प्रेशर के बारे में बात कर रहा है, मतलब डेल्टा एच आपसे पूछा है, डेल्टा यू दिया हुआ था, तो डेल्टा एच और डेल्टा यू में रिलेशन हम जानते हैं, प्लस डेल्टा NG/RT, सब लोग इसके बारे में जानते हैं। कांस्टेंट वॉल्यूम पे जो हीट ऑफ कंबशन है डेल्टा यू आपको मेंशन कर दिया है, -321.30 प्लस माइनस का 1/2 हो गया, आर हो गया, टी कितना है 27 डिग्री सेल्सियस केल्विन में बदलेंगे तो क्या हो गया 300 हो गया, तो ये जो है -321.30 माइनस का 150 आर आ जाएगा। आर के टर्म्स में ही हमें दिया हुआ है, तो यहां पर सीधे सीधे जो ऑप्शन मैच कर रहा है वो थर्ड ऑप्शन है, तो 67 का थर्ड जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, 67 का थर्ड बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। देख लीजिए कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है। सवाल में आपको क्या दिया हुआ था, कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट दी हुई थी, कांस्टेंट प्रेशर पे पूछा था, तो कांस्टेंट प्रेशर पे एंथैल्पी चेंज के बराबर होती है हीट। ठीक है ना, तो हमें डेल्टा एच और डेल्टा यू का रिलेशन पता ही था। कंबशन रिएक्शन से डेल्टा एनजी की वैल्यू हमने निकाल ली और अप्लाई कर दिया, आर के टर्म्स में आंसर आ गया। ठीक, चलिए भाई आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 68 क्या कह रहा है? कह रहा है एंडोथर्मिक रिएक्शन इज अलाउड टू टेक्स प्लेस रैपिडली, है ना, तो रैपिडली नियर द टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग एयर विल बी। तो देखिए अगर हम एंडोथर्मिक रिएक्शन की बात करते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन की बात अगर हम करते हैं तो हम सब लोग जानते हैं डेल्टा एच ग्रेटर देन 0 होता है ना, एनर्जी देनी पड़ती है। अब जब सराउंडिंग से हम बात कर रहे हैं तो एनर्जी जो है वो देनी पड़ रही है, तो यहां पर अगर हम कहते हैं कि जो टेम्परेचर होता है ये एब्जॉर्ब करेगा हीट सराउंडिंग से। ठीक है ना, तो जो टेम्परेचर होगा सराउंडिंग का वो क्या हो जाएगा, वो तो अपने आप जो है डिक्रीज हो जाएगा। तो गिवन अमाउंट ऑफ एनर्जी अगर हम इधर सराउंडिंग से देंगे तो सराउंडिंग का जो टेम्परेचर है वो क्या हो जाएगा, वो तो डिक्रीज हो जाएगा ना, सराउंडिंग का टेम्परेचर तो डिक्रीज हो जाएगा क्योंकि हीट एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है, सराउंडिंग से। तो यहां पर आपसे वही पूछा है द टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग एयर विल बी, तो डिक्रीज हो जाएगा, तो सेकंड ऑप्शन के साथ हम लोग चले जाएंगे। ठीक, एंडोथर्मिक रिएक्शन के बारे में बात हो रही थी, डेल्टा एच ग्रेटर देन 0 है, एनर्जी जो है वो देनी पड़ रही है, एब्जॉर्ब करेगा हीट को एब्जॉर्ब करेगा सराउंडिंग एयर से, और जब सराउंडिंग एयर से हीट को एब्जॉर्ब करेगा तो जो टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग एयर है वो क्या होगा, बट ऑब्वियस है वो डिक्रीज हो जाएगा। ठीक, सेकंड ऑप्शन हो जाएगा 68 में। क्वेश्चन नंबर 69 की बात कर रहा है, डेल्टा जी नॉट आपको रिएक्शन के लिए किलो कैलोरी पर मोल दिया है, केपी आपसे पूछा गया है। अगर हम इनमें रिलेशन की बात करें तो डेल्टा जी नॉट बराबर -2.303 RT लॉग केपी कर देंगे हम। अब डेल्टा जी नॉट आपको किस में दिया हुआ है, किलो कैलोरी में, तो 46.06 और किलो के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करो और कैलोरी के लिए जूल बदलने के लिए 4.18 से मल्टीप्लाई कर दो। अब यहां पे अगर हम देखते हैं -2.303 इंटू 8.314 इंटू कितना दिया है टेम्परेचर 300 इंटू लॉग ऑफ केपी, तो ये मल्टीप्लीकेशन है, सिर्फ एक स्ट्रॉन्ग कैलकुलेशन का पार्ट है। आइए इसको देख लेते हैं, हम कैलकुलेट कर रहे हैं आपके सामने ही, जिससे आपके सामने ही वैल्यूज आ सके। तो आइए देखते हैं क्या है। सबसे पहले 46.06 मल्टीप्लाइड बाई 1000 आ रहा है इतना, इसको भी मल्टीप्लाई कर रहे हैं 4.18 से, तो ये आ रहा है 192,530.8। आप इसको देख सकते हो, मैंने मल्टीप्लाई किया हुआ है। इधर आइए, अब देखिए क्या कह रहा है, 2.303 इंटू 8.314 इंटू 300
तो ये आ रहा है 574.41 और ये हो जाएगा log ऑफ केपी। log ऑफ केपी अगर हम निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1925 इतना अपॉन 5744.1, तो 192530.8 है ना, डिवाइडेड बाई 5744.1। तो ये जो log केपी निकल के आ रहा है वो आ रहा है 33.518, ये निकल के आ रहा है, देख लीजिए। ठीक है, तो अब log केपी के टर्म्स में है तो केपी जो होगा वो कहीं ना कहीं 33 जो है, ये सॉरी ये माइनस है यहाँ पे, है ना, तो ये माइनस हो जाएगा बेटा, ये माइनस लगा है ना, तो ये माइनस का होगा, ध्यान रखिएगा, है ना। तो log केपी बराबर माइनस का 33.5 आ रहा है, तो केपी जो होगा वो क्या हो जाएगा 10 की पावर माइनस 33.5 आ जाएगा। देख लीजिए, सिर्फ और सिर्फ सवाल में कैलकुलेशन थी, बाकी सवाल में कुछ भी ऐसा नहीं था जो अनकंफर्टेबल करे आपको, जो असहज करे आपको। ठीक है, तो यहां पे थर्ड ऑप्शन जो है वो बिल्कुल मैच हो रहा है, आप इसको देख सकते हो, थर्ड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 69 के लिए। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 70 में। सैंपल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट हैज कैल्शियम 40% कार्बन है और ऑक्सीजन है 48%, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन को ट्रू मान रहा है। ठीक है, देन द वेट ऑफ कैल्शियम इन 4 ग्राम ऑफ सैंपल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट ऑब्टेन फ्रॉम अनदर सोर्स विल बी। तो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन को फॉलो कर रहा है। ठीक है, इसका लाभ उठाते हुए हम लोग यहां पर देख रहे हैं कि अगर 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट का जिक्र कर रहे हैं तो उसमें कितने ग्राम है कैल्शियम, 40 ग्राम, मान ले 40% है ना, तो 40 ग्राम कैल्शियम है। तो हम ऐसे भी कह सकते हैं 40 ग्राम कैल्शियम प्रेजेंट था किसमें, 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट में। ध्यान से देख लीजिए, अब कांस्टेंट प्रोपोर्शन का लॉ यहां पर क्या कह रहा है, अलाउ कर रहा है। तो अब 1 ग्राम के लिए कितना हो जाएगा, 100/40 हो जाएगा। अब देखिए क्या कह रहा है आपसे, अब कह रहा है अगर वेट ऑफ कैल्शियम हम ले लें इन द वेट ऑफ 4 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट है, तो रिएक्शन हमने सही लिखी थी भाई, तो बात वही है, हमने ऊपर इसको इधर उधर कर दिया। तो 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट में, ध्यान से देखिए, 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट में 40% था, तो अगर 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट में 40 ग्राम है तो 1 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट का अगर हम जिक्र करते हैं तो कितना हो जाएगा 40/100, है ना। तो देन द वेट ऑफ कैल्शियम 4 ग्राम आप कह, तो आप 4 ग्राम में आपसे कह रहा है, 4 ग्राम में आपसे कह रहा है ना। तो आप इसको देख सकते हो 4 ग्राम में, तो 40/100 इंटू 4, तो ये हो जाएगा 160/100, तो ये आ रहा है 1.6 ग्राम। ये कितना आ रहा है 1.6 ग्राम आ रहा है, 1.6 ग्राम आ रहा है। ठीक है, तो 1.6 ग्राम एक ही ऑप्शन में है, यहां पर आप इसको देख सकते हो, देख लीजिए, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है, कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, आप इसको देख सकते हो। ठीक, देख लीजिए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 71 देखिए क्या कह रहा है। 71 क्वेश्चन नंबर जो है वो कहता है कि 0.5 मोल ऑफ BaCl2 इज मिक्स विद 0.2 मोल ऑफ, तो ये 0.5 मोल है, ये 0.2 मोल है। फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ मोल ऑफ बेरियम फास्फेट के बारे में जिक्र कर रहा है। तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले अगर एक से ज्यादा रिएक्टेंट का जिक्र होगा तो लिमिटिंग रिएजेंट तो निकालना ही पड़ेगा, तो आइए लिमिटिंग रिएजेंट निकालते हैं। मोल अपॉन स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट होता है ये, है ना। तो 0.5/3 कर दिया तो 0.16 आ गया, और ये 0.2/2 तो ये 0.10 आ गया। तो अगर हम देखेंगे कि इसमें लिमिटिंग रिएजेंट कौन है, तो लिमिटिंग रिएजेंट मिनिमम वैल्यू होती है, ये 0.16 है, 0.10 है, तो यही LR हो जाएगा, ये मिनिमम वैल्यू है ना, ये मिनिमम वैल्यू है।
तो हम यहां से स्टोइशियोमेट्री से हम एक बात निकल के आ रही है कि 2 मोल Na3PO4 से 1 मोल बन रहा था बेरियम फॉस्फेट का, ठीक है ना। तो अब यहां पे देखो ध्यान से, कितना तुम्हें दिया, 0.2 मोल से कितना बनेगा, तो 0.2 मोल से कितना बनेगा, तो 0.2 मोल से 0.1 मोल बनेगा। अगर 2 से आधा है तो यहां पे देखो 0.2 से भी आधा ही तो होगा बेरियम फॉस्फेट के, ये जो है यहां पर आप देख सकते हो 0.1 मोल जो है वो आंसर आएगा। बहुत ही सिंपल सवाल स्टोइशियोमेट्री का, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। 4th ऑप्शन की बात हम लोग कर रहे हैं, 72 की बात कर रहे हैं। कंपाउंड कंटेन्स 3.2% ऑफ ऑक्सीजन देन द मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द कंपाउंड। जैसे ही मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट की बात आती है तो आप सब लोग जानते हो, आप सब लोग इसको कि MW बराबर AW इंटू N डिवाइडेड बाई परसेंटेज ऑफ एलिमेंट इंटू ओवरऑल 100, ठीक है ना। तो जब भी मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट की बात आती है तो जो N की वैल्यू होती है वो 1 हो जाती है ना। अब एटॉमिक वेट आपको कितना दिया है, आपसे पूछा है मॉलिक्यूलर वेट, तो ऑक्सीजन के लिए एटॉमिक वेट 16, N है 1 इंटू, अब 3.2% दिया था तो 1600 अपॉन 3.2, आइए डिवाइड करके आपके सामने ही देखते हैं। 1600 अपॉन 3.2, 500 आ रहा है सर, 500 आ रहा है। देखिए ऑप्शन भी 4th ऑप्शन दिया है, 4th ऑप्शन के साथ चले जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 72 में देख लीजिए, बहुत ही सिंपल सवाल था। क्वेश्चन नंबर 73, 2 or more compounds may have the same molecular formula। बिल्कुल सही बात है, हो सकते हैं, आइसोमेरिज्म में पढ़ते क्या हो, है ना, प्रॉपर्टीज अलग हैं। जैसे एग्जांपल के लिए हमने ब्यूटेन ले लिया, है ना, तो ये N ब्यूटेन है और फिर एक आइसोब्यूटेन है, तो स्ट्रक्चर आप देख सकते हो, इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज, है ना। तो आइसोमर्स में यही होता ही है कि 2 या 2 से कंपाउंड, उनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो सकता है, बिल्कुल ठीक बात है। तो स्टेटमेंट 1 बिल्कुल सही। 2 or more compound may have the same empirical formula, बिल्कुल सही है ना, ये भी बात बिल्कुल सही है। देखिए अगर हम फॉर्मल्डिहाइड की बात करते हैं, अगर हम फॉर्मल्डिहाइड की बात करते हैं HCHO, तो इसको हमने क्या लिखा शॉर्ट में, CH2O लिखा। अब इससे ज्यादा सिंपल तो कुछ हो नहीं सकता इसमें, है ना। यहाँ पे मॉलिक्यूलर फार्मूला और इंपेरिकल फार्मूला देख सकते हो, क्योंकि इसमें कुछ कॉमन अब नहीं ले सकते हो, तो यही सिंपलेस्ट हो गया है। अब हम ग्लूकोज को अगर देख लें, C6H12O6 को देख लें, तो अगर हम इसमें कॉमन ले लें तो 6 कॉमन ले लें तो 6CH2O हो जाता है। तो ये जो है इंपेरिकल फार्मूला ही तो हुआ ग्लूकोज का, है ना। तो देखो इंपेरिकल फार्मूला भी क्या हो गया, सेम हो गया बेटा। तो पहला और दूसरा दोनों ही क्या है, यहां पर सही है। तो देख लीजिए कौन सा है, सेकंड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट कह रहा है। 73 का सेकंड आंसर बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 74 की बात कर रहा है। 600 वॉट पावर दिया हुआ है ना, जूल पर सेकंड से भी एक्सप्रेस करते हैं। मरकरी लैम्प एमिट्स मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन ऑफ wavelength, how many photon are emitted from the lamp per second? पर सेकंड आपसे पूछ रहा है। तो अगर हम इसको रिप्रेजेंट करें बेटा, अगर हम 74, 73 के बाद 74, ठीक है। तो अगर हम इसको रिप्रेजेंट करें, अगर हम इसको रिप्रेजेंट करें मरकरी लैम्प एमिट फ्रॉम रेडिएशन, तो ये जो वॉट दिया है ये पावर के टर्म्स में दिया है, और हम इसको जूल पर सेकंड में ले लें अगर, तो एनर्जी अपॉन टाइम से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब एनर्जी ऑफ अ फोटोन के लिए हम सब लोग एक्सप्रेशन जानते हैं E बराबर SC अपॉन लेमडा, और यहाँ पे नंबर ऑफ फोटोन का भी जिक्र हो रहा है, आपसे पूछा है नंबर ऑफ फोटोन, तो नंबर ऑफ फोटोन तो हम लोग यहां से निकाल ही सकते हैं, ठीक है ना। तो अगर हम आपसे ये कहते हैं यहां पर कि P बराबर E अपॉन T हो जाएगा, तो E जो है वो P इंटू T हो जाएगा, और यहां पे सेकेंड हम ले लेंगे, है ना।
क्योंकि इसके लिए पावर के लिए हमने क्या बोला, जूल पर सेकंड ले लिया है। ठीक, तो पावर आपको कितना दिया हुआ है, 600, और ये पर सेकंड के बारे में बात कर रहा है तो 600 जूल हो जाएगा यहां पर, है ना, एनर्जी। अब तुम जानते हो E बराबर क्या होता है ना, SC अपॉन लेमडा, SC अपॉन लेमडा हो जाता है, N फोटोन है तो E बराबर, आप इसको देख सकते हो, ठीक है ना। यहां से आपको नंबर ऑफ फोटोन निकालना है तो E लेमडा अपॉन HC हो जाएगा, E लेमडा अपॉन HC हो जाएगा। तो ये जो N है वो क्या हो जाएगा, E कितना है बेटा, 600। देख लो ध्यान से, ये थोड़ी जगह कम है इधर, तो मैं इसको कहां पे लिखूं, चलो यहीं पे लिखेंगे। E बराबर N बराबर, E कितना है 600 और लेमडा कितना है 313.3, और NM कितना है, मतलब 10 की पावर -9 अपॉन H कितना है 6.6 इंटू 10 पावर -34, सब लोग जानते हैं। C 3 इंटू 10 टू द पावर 8। इसको सॉल्व करना है बेटा बस, ठीक है, सॉल्व कर लेंगे आंसर आ जाएगा। तो आइए सॉल्व करके देखते हैं, सॉल्व करके हम लोग इसको देखते हैं। तो जब इसको सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले आइए इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें। N बराबर 6 इंटू 313.3 इंटू ये हो गया 10 की पावर -7, सिंप्लीफाई कर रहे हैं, ये हो गया 19.8 इंटू 10 टू द पावर -26, है ना, समझ पा रहे हो। ये ऊपर गया बेटा तो ये हो जाएगा N बराबर, अगर हम 313.3 इंटू 6 करते हैं तो ये आ जाता है 1879.8, ये आ रहा है ना, अपॉन में 19.8 आ रहा है, इंटू ये ऊपर गया, ये 10 की पावर 19 हो जाएगा, ऊपर अगर ये चला गया तो 10 की पावर 19 हो गया। अब इसको अगर हम देखते हैं, इसको डिवाइड कर दें, इसको अगर हम डिवाइड कर दें, इसको अगर हम डिवाइड कर दें 19.8 से, तो 19.8 से जब हम इसको डिवाइड करते हैं बेटा तो ये आता है 94 पॉइंट, ये आता है N बराबर 94.9 इंटू 10 की पावर 19, ठीक है ना। तो इसको आप इस तरह से देख सकते हो। अब यहां पर आपसे क्या कह रहा है, पर सेकंड में आपसे नंबर ऑफ फोटोन आपसे पूछ रहा है। तो अगर इसमें देखोगे तो ये नियर अबाउट 100 के आसपास आ रहा है ना, ये नियर अबाउट, आप इसको देखो 95 के आसपास है, ये नियर अबाउट 100 के आसपास आ रहा है। तो 10 की पावर 21 हम इसको मान सकते हैं, इसके आसपास मान सकते हैं। तो 1 इंटू 10 की पावर 21 यहां पर हो जाएगा, क्योंकि हमने पूरी वैल्यूज नहीं रखी है, 6.62 रखते हैं और कैलकुलेशन और थोड़ा आगे बढ़ता, तो नियर अबाउट वैल्यूज की जो आ रही है वो यही सॉल्व करके आती है। तो थर्ड ऑप्शन 74 का जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आप इसको देख सकते हो, सिर्फ कैलकुलेशन है सवाल में, बाकी सवाल में कुछ भी नहीं था। पावर दिया था, एनर्जी में हमने कन्वर्ट किया, और उसके बाद E बराबर SC अपॉन लेमडा, एक फोटोन की एनर्जी होती है, N फोटोन के लिए N से मल्टीप्लाई कराया, N ही निकालना था, कैलकुलेशन करी और N हमने निकाल लिया है, ठीक है। तो इसको आप देख सकते हो। आगे चलेंगे बेटा क्वेश्चन नंबर 75 में, डाटाबेस सवाल, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो हम सब जानते हैं, अगर एनसीईआरटी की बात करें तो इधर जा रहे हैं तो लेमडा बढ़ रहा है, और इधर जाएंगे तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी। सब लोग जानते हैं एनसीईआरटी का आपको पूरा टेबल दिया हुआ है। तो अगर हम इसकी बात करते हैं तो सबसे ज्यादा जिनकी फ्रीक्वेंसी है वो गामा रेज हैं, उसके बाद एक्स रेज हैं, उसके बाद यूवी, फिर विजिबल, फिर आईआर और माइक्रोवेव, फिर रेडियो वेव्स, फिर लॉन्ग रेडियो वेव्स, है ना। तो अब यहां पे ये हम सब लोग जानते हैं। अब देखिए आपसे क्या है, क्या रहा है, अब यूवी और इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी के बारे में बात कर रहा है। यूवी और आईआर में अब आप देख लीजिए, यूवी और आईआर, ये तो गलत हो गया, यूवी की ज्यादा होगी फ्रीक्वेंसी आईआर से,
तो गलत हो गया, है ना। रेडियो वेव्स विजिबल में आप देखिए तो विजिबल का ज्यादा है, और अगर हम बात करें यहां पर तो सेकंड ऑप्शन में अगर हम देखेंगे तो माइक्रोवेव और रेडियो वेव्स को देखो, तो माइक्रोवेव और रेडियो वेव्स में माइक्रोवेव्स जो होती हैं उनकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होनी चाहिए रेडियो वेव से, तो ये भी बेटा गलत हो गया दूसरा ऑप्शन। तीसरा ऑप्शन ध्यान से देखो, यूवी और रेडियो वेव्स के बारे में आपसे कह रहा है, तो यूवी और रेडियो वेव्स में अगर हम देखें तो यूवी का ज्यादा होगा रेडियो वेव से, है ना, फ्रीक्वेंसी, तो ये भी गलत हो गया। तो तीन ऑप्शन हमने ऐसे ही गलत साबित कर दिया आपके सामने। तो आप देख सकते हो चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, आप मिला भी इसको सकते हो, बिना मिलाए भी आंसर हो गया, क्योंकि तीन हमने गलत साबित कर दिए। आइए देख लेते हैं फिर भी। सबसे ज्यादा एक्सरे, बिल्कुल सही, उसके बाद विजिबल, विजिबल के बाद आईआर, आईआर के बाद रेडियो वेव्स, इधर जाने पर फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है, इधर जाने पर वेवलेंथ, ठीक है। हम सब लोग जानते हैं इसको, क्या जानते हैं, E बराबर SC अपॉन लेमडा से अगर ये ज्यादा है लेमडा तो एनर्जी जो है कम हो जाएगी, और एनर्जी कम तो फ्रीक्वेंसी कम, क्योंकि E बराबर hν हो जाता है, ठीक है ना। फोर्थ ऑप्शन। आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 76, यहां पे कह रहा है देयर इज अ नो टाइम लैग बिटवीन द स्ट्राइकिंग ऑफ लाइट एंड इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। बिल्कुल सही, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का कॉन्सेप्ट यहां पर आपसे कह रहा है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में। रुबेडियम सीजियम जो हैं बड़े फेमस एग्जाम्पल इसके हैं बेटा, ठीक है ना। तो ये तो सही है, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स डिपेंड ऑन द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट, गलत बात, इंटेंसिटी पे डिपेंड करते हैं, इंटेंसिटी ऑफ लाइट पे डिपेंड करते हैं, है ना, ब्राइटनेस ऑफ लाइट पे डिपेंड करते हैं, ठीक है ना। द एमिशन ऑफ हीटेड इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द एमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम हीटेड मेटल सरफेस के कॉन्सेप्ट में ये बात है कि इंटेंसिटी ऑफ लाइट पे नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन डिपेंड करते हैं, और ब्राइटनेस ऑफ लाइट पे डिपेंड करते हैं, ना कि फ्रीक्वेंसी पर, ठीक है। देख लीजिए, तो पहला सही दूसरा गलत, पहला सही दूसरा गलत, 76 का फर्स्ट हो जाएगा। देख लीजिए एक बार ध्यान से, कहीं कोई आपको दिक्कत तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। देख लीजिए 76 की बात कर रहे हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है, सिंपल सवाल, डाटाबेस सवाल आपके सामने है। आगे चलेंगे 77, When a chemical bond is formed, there is a decrease in, बहुत ही फेमस बात हम लोगों ने पढ़ी थी फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड में, फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड में हमने आपसे बात कही भी थी, अगर आपको याद हो, है ना। ये डिस्टेंस के बारे में बात हो रही थी, ये एनर्जी के बारे में बात हो रही थी, और हम जानते हैं कि हम लोगों ने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में भी ये बात पढ़ी थी कि दोनों तरह के फोर्स प्रेजेंट होते हैं, अट्रैक्टिव भी रिपल्सिव भी। तो जब एटॉमिक ऑर्बिटल एक दूसरे के करीब आते हैं तो फाइनली जो है अट्रैक्टिव फोर्सेस जो है डोमिनेट कर जाते हैं देन रिपल्सिव फोर्सेस, और वो पॉइंट होता है मिनिमम एनर्जी का पॉइंट, जहां पर स्टेबिलिटी होती है, ओवरलैपिंग होती है, फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड होता है, और वो डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी कहलाता है, ठीक है। इस तरह से आपने इसको देखा भी था, आपको अगर याद हो, इस पॉइंट पे एनर्जी मिनिमम है, यहां पर ओवरलैपिंग हुई होगी, और ओवरलैपिंग हुई तो यहां पर जो है पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो गई, ठीक है। तो एनर्जी यहां पे मिनिमम है, बॉन्ड फॉर्मेशन है, पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ है, एनसीईआरटी में दिया भी हुआ है, ठीक है। देख लीजिए ध्यान से, देख लीजिए ध्यान से, बहुत ही सिंपल सवाल है, एनसीईआरटी का पेज जाके देखिए 118, उसमें आपको इसका जिक्र है, और हम लोग इसको पढ़ते भी हैं क्लास में, बहुत ही सिंपल सवाल। क्वेश्चन नंबर 78 की बात कर रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। अच्छा सवाल, HF इज लेस पोलर देन HBr। देखिए डाइपोल मूवमेंट की जब बात करते हैं तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस को हमें देखना होता है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस को देखना होता है, तो HF में इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा है HBr से, तो ये तो अपोजिट लिखा हुआ है भैया। वाटर डज नॉट कंटेन एनी आयंस, भैया H+OH- है, ठीक है। केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन टेक्स प्लेस व्हेन द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ओवरकम, बिल्कुल ठीक बात है, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डोमिनेट कर जाते हैं किस पे, फोर्स ऑफ रिपल्शन पर, है ना, फिर जाके केमिकल बॉन्ड
जो ओवरलैपिंग होती है वो टेक्स प्लेस हम लोग करते हैं, जिसको हम लोग अभी अभी हम लोगों ने देखा था। इसमें ये एनर्जी है, ये डिस्टेंस थी और यहाँ पे ओवरलैपिंग होती थी मिनिमम पॉइंट पे, है ना, मिनिमम एनर्जी पॉइंट पे, क्योंकि स्टेबिलिटी वहीं सबसे ज्यादा होगी। ठीक है, तो आप इसको देख सकते हो। तो तीसरा ऑप्शन यहाँ पे जो है वो बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा, यहां पर आप इसको देखते हो। ठीक, क्वेश्चन नंबर 79 में चल रहे हैं। द मॉलिक्यूलर शेप ऑफ SF4, CF4 एंड XgF4। तो SF4 के बारे में बात कर रहे हैं। तो 4 सिग्मा एक लोन पेयर, अगर हम यहां पे देखते हैं तो 4 सिग्मा एक लोन पेयर, sp3d हाइब्रिडाइजेशन, और हमने इसको बताया था सीसॉ शेप, स्क्वायर फोल्डेड या डिस्टॉर्टेड टेट्राहाइड्रल। CF4 को देख लो, 4 सिग्मा 0 लोन पेयर, तो यहां पे ये sp3 है और ये हो जाएगा टेट्राहाइड्रल। तो भैया डिफरेंट तो हो गए, तो पहला गलत दूसरा गलत, पहला गलत दूसरा गलत हो गया। ठीक है, अब यहां पे अगर आप देखोगे अब डिफरेंट है, एक में 1 है एक में 0 है, तो 1,0। XgF4 भी निकालने आइए, 4 सिग्मा 2 लोन पेयर, ये हो जाएगा sp3d2 स्क्वायर प्लेनर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्क्वायर प्लेनर हो जाएगा। तो इनके जो शेप्स हैं वो डिफरेंट हैं और रिस्पेक्टिवली 102 जो है वो लोन पेयर है। 102 लोन पेयर फोर्थ ऑप्शन में आपको नजर आ रहे हैं बहुत अच्छे से, तो फोर्थ ऑप्शन 79 का हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 80 क्या कह रहा है? हाइड्रोजन बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड इन मैनी कंपाउंड्स। ठीक बात है, कहते हैं जब हाइड्रोजन इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट्स ऑफ सेकेंड पीरियड से लगा हो तो हाइड्रोजन बॉन्ड की टेंडेंसी मैक्सिमम है। The boiling point of such compound depends on the large extent of strength of hydrogen bond and the number of hydrogen bond। बिल्कुल सही बात है ना। The decreasing order of boiling point of, देखो HF में अगर आप एक्सटेंट की बात करें, एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड की, तो वो तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस पे हम बोल सकते हैं कि इसमें ज्यादा है, लेकिन HF में 2 ही HF मॉलिक्यूल का एसोसिएशन हो जाता है। जबकि जब हम वाटर की बात करते हैं तो वाटर के केस में हम सब लोग जानते हैं, सब लोग इसको जानते हैं हम लोग कि 4 वाटर मॉलिक्यूल जो हैं वो इससे जुड़े होते हैं। कितने वाटर मॉलिक्यूल जुड़े होते हैं? 4 वाटर मॉलिक्यूल इससे जुड़े होते हैं, हम सब लोग इसको जानते हैं, है ना। और देखिए किस तरह से, मैं आपको दिखा भी दे रहा हूं, है ना। तो इस तरह से आप देख सकते हो, ये एक वाटर में 4 वाटर मॉलिक्यूल जुड़े हैं, तो इससे इनका मॉलिक्यूलर मास बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, तो इनका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो जाएगा HF से भी, क्योंकि HF में 2 ही आ रहा है, तो सबसे ज्यादा H2O हो जाएगा। फिर बेटा अब सबसे ज्यादा H2O एक ही ऑप्शन में है, देख लीजिए, फिर HF हो जाएगा, फिर NH3 हो जाएगा। तो सेकेंड ऑप्शन के साथ हम लोग चले जाएंगे क्वेश्चन नंबर 80 में। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 81 में, सीक्वेंस ऑफ इंक्रीजिंग कोवैलेंट कैरेक्टर इज रिप्रेजेंटेड एज। तो अगर हम कोवैलेंट कैरेक्टर की बात करते हैं तो फजान सर का रूल आया था, फजान रूल, जिसमें फजान सर ये कहते हैं कि मैक्सिमम चार्ज देखो, उसके बाद स्मॉलर कैटायन देखो, सबसे पहले तो स्यूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन देखो, उसके बाद ये देखना होता है, फिर लार्जर एनायन देखो। अगर ये 3 बातें हैं तो कोवैलेंट कैरेक्टर भी ज्यादा है। ठीक है, कोवैलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा अगर ये फॉलो होगा। तो मैक्सिमम चार्ज किसमें है? तो अगर LiCl NaCl की बात करें, Li प्लस है, Na प्लस है और Be2 प्लस है, तो मैक्सिमम चार्ज तो बेरिलियम में है, तो सबसे ज्यादा बेरिलियम होगा। तो अब या तो थर्ड होगा या तो फर्स्ट होगा। अब LiNa में स्मॉलर कैटायन, LiNa में अगर हम देखेंगे तो Na प्लस का साइज जो है वो बड़ा हो जाएगा, Li प्लस से Na प्लस का साइज ज्यादा है। तो यहां पर हम देखते हैं कि सबसे ज्यादा होगा Be2 प्लस, फिर होगा Li प्लस, फिर होगा Na प्लस। तो आप देख लीजिए BeCl2 सबसे ज्यादा कोवैलेंट, फिर LiCl और फिर NaCl। तो BeCl2 फिर LiCl फिर NaCl, थर्ड ऑप्शन 81 का होगा। फजान रूल का सवाल था, फिर से एक सिंपल सवाल आपके सामने था, है ना। अगर आप ध्यान से देखते हो तो चलिए
ठीक, आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 82 आपके सामने है। When SO2 is passed through acidic solution of potassium dichromate, SO2 is passed through, तो पोटेशियम डाइक्रोमेट, ठीक है, एसिडिक सोल्यूशन H+। हाँ, तो क्या दिक्कत है? बहुत सिंपल सवाल है। एक तो K2SO4 बनेगा, अगर आयंस में लिखेंगे तो सल्फेट हो जाएगा, और जो डाइक्रोमेट होता है वो एसिडिक मीडियम में जो है वो Cr3+ में जाता है, ठीक है, Cr3+ में जाता है, वो क्रोमियम सल्फेट में चला जाएगा, और जो क्रोमियम सल्फेट जो होता है वहां पे Cr3+ होता है, आप उसको देख सकते हो। अगर आप कहो तो हम लिख भी दें, है ना, ये होता है क्रोमियम सल्फेट, तो इसमें चला जाता है। फिर इसके बाद वाटर बैलेंस करने के लिए आ जाते हैं, तो यहां पे आपसे क्या कह रहा है, देन क्रोमियम सल्फेट इज फाउंड इन चेंज इन द वैलेंसी। तो आप यहां पे ध्यान से देखो बेटा, यहां पर अगर ये 6 है ऑक्सीडेशन नंबर यहां पे, तो 6 से 3 में जा रहा है, ये 6 से 3 में जा रहा है, ठीक है, और तो 6 से 3 एक ही ऑप्शन यहां पे दिया हुआ है। यहां पर ये भी कह सकता है आपसे कि सल्फर की ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, तो सल्फर ध्यान से देखिए 4+ से 6+ में जा रहा है। भाई पोटेशियम डाइक्रोमेट एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा, खुद रिड्यूस होगा, तो देखिए सर खुद तो रिड्यूस हो रहा है लेकिन दूसरे को ऑक्सीडाइज कर रहा है, तो ये भी पूछा जा सकता है। यहां पे तो क्रोमियम का जिक्र है लेकिन सल्फर का भी पूछा जा सकता है, तो 82 का थर्ड ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 83, व्हेन KMnO4 इज रिड्यूस्ड विद ऑक्सैलिक एसिड, तो ऑक्सैलिक एसिड CO2 में जाएगा इन एसिडिक सॉल्यूशन द ऑक्सीडेशन। देखिए कई बार हमने आपसे बताया है, एसिडिक मीडियम में ये Mn2+ में जाता है, हमेशा याद रखना है आपको। अगर कोई कह दे बेसिक मीडियम में, है ना, तो बेसिक मीडियम में ये जो है K2MnO4 में जाता है। कोई कह दे न्यूट्रल मीडियम में, तो न्यूट्रल मीडियम में ये जो है MnO2 में जाता है, ठीक है। तो इनके लिए बैलेंस फैक्टर हम सब लोग जानते ही हैं क्या होते हैं। यहां पे बेटा ये 7+ में है तो 7 से 2 में जा रहा है, बैलेंस फैक्टर 5 हो गया। ये 6 में जा रहा है 7 से, तो बैलेंस फैक्टर 1 हो गया। ये बैलेंस फैक्टर यहाँ 4 में है तो बैलेंस फैक्टर 3 हो गया। इसी की ट्रिक हमने आपको बताई है, Ban/153, ये KMnO4 के लिए होती है, ये मीडियम है और ये इसका बैलेंस फैक्टर, B फॉर बेसिक, A फॉर एसिडिक, N फॉर न्यूट्रल, है ना। देख लीजिए, तो सीधे सीधे आप 7 से 2 में जा रहे हैं, है ना, 5 का चेंज हो रहा है। अगर यही आपसे मीडियम चेंज होते, बैलेंस फैक्टर पूछे होते, तो तमाम बातें मैंने आपसे बता दी। ऑक्सैलिक एसिड CO2 में कन्वर्ट हो जाएगा और KMnO4 जो है वो MnSO4 में बदलता, सॉरी Mn2+ में चला जाएगा। इस हिसाब से यहां से आ जाता है। देख लीजिए, कोई दिक्कत हो तो आप बताइए, फिर आगे हम लोग देखते हैं, है ना। चलें आगे। क्वेश्चन नंबर 84 की बात कर रहा है। 0.45 ग्राम ऑफ एसिड, मॉलिक्यूलर वेट दिया है, न्यूट्रलाइजेस बाई इतने ग्राम NaOH। तो बेसिसिटी आपसे पूछ रहा है एसिड की, तो बहुत सिंपल सवाल है और हम लोग जानते हैं ग्राम इक्विवेलेंट हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, तो क्यों ना उसको हम लोग लगा दें। ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एसिड के बराबर जो होगा ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ बेस हो जाएगा। अब इसके लिए वेट अपॉन, हम सब लोग जानते हैं मोल इंटू वैलेंस फैक्टर होता है। ग्राम इक्विवेलेंट के फार्मूले भी पहले लिख दें एक बार, मोल इंटू वैलेंस फैक्टर, नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम इन लीटर बराबर वॉल्यूम ऑफ गैस, है ना। एक होता है W बाई इक्विवेलेंट वेट, एक होता है वॉल्यूम ऑफ गैस अपॉन इक्विवेलेंट वॉल्यूम। याद आ रहा है, 4 फार्मूले मेन होते हैं। तो हम लोग को यहां पे कौन से फार्मूले लगाने हैं इसको भी समझते हैं। एसिड के लिए हमें मॉलिक्यूलर वेट दिया है, वेट दिया है और बेसिसिटी पूछी है, तो क्यों ना हम लोग इसी को लगाएं, है ना। और इधर वॉल्यूम दिया है, मोलैरिटी दी है, तो नॉर्मेलिटी आ जाएगी, तो इसको लिए हम लगा दें, ठीक है ना। तो अब ग्राम इक्विवेलेंट में हम फार्मूला लगा रहे हैं मोल इंटू वैलेंस फैक्टर। तो एसिड के लिए पहले मोल होंगे 0.45 अपॉन, ध्यान दीजिएगा मॉलिक्यूलर वेट कितना है 90, वैलेंस फैक्टर अपने को निकालना है और यही आंसर हो जाएगा, है ना। अब इधर आ जाओ, इसमें नॉर्मेलिटी हम जानते हैं, नॉर्मेलिटी बराबर मोलैरिटी इंटू वैलेंस फैक्टर। अब बेस के लिए वैलेंस फैक्टर कितना है
OH माइनस कितने यहाँ 1 है, तो नॉर्मेलिटी बराबर मोलैलिटी इंटू 1 हो जाएगा, तो 0.5 इंटू 1 तो 0.5 N ही हो जाएगा, तो ये 0.5 और ये वॉल्यूम कितनी है 20 ml, और ml को हमें लीटर में बदलना है तो 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। इसको सॉल्व कर लेंगे, वैलेंस फैक्टर आ जाएगा। आइए देखते हैं सॉल्व करके, कैलकुलेशन करते हैं। आइए, तो सबसे पहले अगर हम लोग यहां पे देखेंगे तो 0.5 इंटू 20 तो ये आ रहा है 10, तो ये आ गया 10/1000, तो ये 1/100 हो गया। 1/100 कितना होता है, रुक जाइए, 1 डिवाइडेड बाई 100, ये आ रहा है 0.01, 0.01 आ रहा है ना, 0.01 आ गया। अब 0.45 डिवाइडेड बाई 90 तो ये आ रहा है 0.005 इंटू VF बराबर 0.01, तो VF बराबर क्या हो गया, ध्यान दें, 0.01 डिवाइडेड बाई 0.005, तो ये बेटा वैलेंस फैक्टर 2 आ रहा है। ध्यान से देख लीजिए निकाल के, वैलेंस फैक्टर 2 आ रहा है, तो यहां पे वैलेंस फैक्टर 2 आ रहा है। ध्यान से देखिए, 84 का सेकंड हो जाएगा, 84 का बेटा सेकंड हो जाएगा, देख लीजिए ध्यान से, है ना, देख लीजिए ध्यान से, है ना। चलिए 85 में चलेंगे, इसमें आ गया ना। चलिए, रिड्यूसिंग एजेंट इज अ सब्सटेंस विच एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन। देखिए हम हमेशा कहते हैं ऑयल रिया, याद होगा आपको, ऑयल रिया। ऑयल रिया का मतलब क्या होता है, ऑयल मतलब ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना, रिया मीन्स रिडक्शन इज एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना। तो यहां पे इस बात को समझिए, और अब जिसका ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता है वो रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता है, तो वो इलेक्ट्रॉन डोनर होगा, है ना। तो जो RA होगा वो ED होगा, इलेक्ट्रॉन डोनर होगा बेटा, और जो OH है वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होगा, ठीक है। तो ये तो गलत हो गया ना, अ सब्सटेंस विच इटसेल्फ ऑक्सीडाइज एंड रिड्यूसेस द अदर इज नोन एज रिड्यूसिंग एजेंट। बिल्कुल ठीक बात है, जो खुद को जो है, जैसे मतलब फेमस एग्जांपल हम लोग पढ़ते हैं, वाटर का फॉर्मेशन है, अब देखो H2 है, और ये इस तरह से यहां पर ये 0 से -2 में ये इसको रिड्यूस कर रहा है वो 2 को, लेकिन खुद क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो H2 कैसा हो जाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेगा, ठीक है यहां पर। तो ये बात बिल्कुल सही है, तो पहला गलत दूसरा सही, पहला गलत दूसरा सही, सेकंड ऑप्शन के साथ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 85 में। 85 में देख लीजिए हम लोग जो है, सॉरी सेकंड ऑप्शन के साथ कहां जाएंगे, पहला तो गलत है ना बेटा, तो ये है, थर्ड ऑप्शन के साथ जाएंगे, थर्ड ऑप्शन के साथ जाएंगे। देखिए ध्यान से, हम लोग किसके साथ जाएंगे, थर्ड ऑप्शन के साथ जाएंगे, देख लीजिए ध्यान से, कोई दिक्कत तो नहीं है, क्लियर हो गया, क्लियर हो गया बिल्कुल। आपसे रिड्यूसिंग एजेंट का जिक्र था, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का जिक्र था, है ना, देख लीजिए ध्यान से। चलिए हो गया, आगे चलें, आगे चलें। चलिए क्वेश्चन नंबर 86 कह रहा है, जो जिंक है गिव्स H2 गैस विद H2SO4 एंड HCl बट नॉट विद HNO3। तो ठीक बात है, H2SO4 और HCl अगर डाइल्यूट है तो उसके साथ जो है ये H2 गैस को लिबरेट करता है, ठीक है ना, जबकि HNO3 के साथ नहीं करता है। देखिए HNO3 एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जिसका H+ जो है फर्दर कन्वर्ट हो जाता है वाटर में, और जो NO3- आयन है वो रिड्यूस हो जा रहा है, ठीक है ना, वो रिड्यूस होता है NO2 में। तो ये इसका मूल कारण होता है। तो हम आपको दोनों रिएक्शन पहले लिख के दिखा देते हैं, जिससे आपके लिए थोड़ा आसान हो जाए, है ना। आप देख सकते हो इसको। और अगर हम बात करते हैं HNO3 की, तो आप इसको भी देख सकते हो, है ना। अब देखिए, हम सब लोग जानते हैं जो जिंक है, जो जिंक मेटल है, वो ECS में अबव द हाइड्रोजन है ना।
तो एबव द हाइड्रोजन है तो ये डाइल्यूट HCl और H2SO4 के साथ हाइड्रोजन गैस को क्या कर देती है, लिबरेट कर देती है और उसका अपना सॉल्ट बना देती है, जैसे ये यहां पर दिया हुआ है। ठीक है, HNO3 के केस में हम जब बात करते हैं तो ये एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ये जो इसका H+ है वो कन्वर्ट हो जा रहा है वाटर में। आप देख सकते हो इसका H+ वाटर में जा रहा है और जो NO3- है वो आपका कन्वर्ट हो रहा है NO2 में। तो यहां पर कह रहा है Zn act as an oxidizing agent when react with, ऑक्सीडेशन नंबर जिसका बढ़ता है वो हमेशा रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता है। ठीक है, तो ये तो गलत हो गया है। HNO3 इज वीकर एसिड देन H2SO4, तो H2SO4 जो है वो ऑक्सीडेशन नंबर जब हम देखते हैं तो इसकी ज्यादा हो रही है। ठीक है, तो ये इसका रीजन नहीं है। और वैसे भी ये इसमें पूछा है कि H2SO4 के साथ रिएक्शन करके HCl के साथ रिएक्शन करके H2 गैस दे रहा है, लेकिन HNO3 के साथ नहीं दे रहा है। इन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज Zn इज अबव द हाइड्रोजन, ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन फिर से वही बात है कि H2 गैस इसके साथ क्यों नहीं दे रहा है। इसका रीजन तो यही होगा ना कि जो इसका HNO3 का H+ आयन है वो ऑक्सीडाइज हो रहा है किसमें, वाटर में। तो अभी तक तीनों ऑप्शन में ऐसा आपको देखने को नहीं मिला है। NO3- इज रिड्यूस्ड, ध्यान से देख लीजिए, है ना, इन प्रेफरेंस टू हाइड्रोनियम आयन। जो H+ आयन है वो जो है कन्वर्ट हो जा रहा है वाटर में, और जो NO3 है NO3- है वो रिड्यूस हो रहा है। आपके सामने है, आप इसको देख सकते हो। ठीक है, तो यहां पर जो है फोर्थ ऑप्शन के साथ हम लोग चले जाएंगे और फोर्थ ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 86 के लिए। फिर से मैं एक बात आपसे रिपीट कर दे रहा हूं कि CS में जो जिंक है वो अबव द हाइड्रोजन होता है, तो वो डाइल्यूट एसिड के साथ जब रिएक्शन कर रहा है यहां पर H2SO4 या HCl के साथ, तो हाइड्रोजन गैस लिबरेट कर रहा है, जबकि HNO3 के साथ नहीं कर रहा है, क्योंकि HNO3 में जो H+ है वो H2O में कन्वर्ट हुआ जा रहा है और NO3- रिड्यूस हुआ जा रहा है। ठीक है, तो यहां पर फोर्थ ऑप्शन जो है वो बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा, आप इसको देख सकते हैं। ठीक, आगे चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 87 में। 10 ग्राम ऑफ सोल्यूट, 50 ग्राम आपको ये दिया है। द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट आपसे कह रहा है द मोलर एलिवेशन कांस्टेंट फॉर सॉल्वेंट, यहां पर आपसे ये बात कह रहा है। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का सिंपल सवाल, डेल्टा टीबी बराबर KB इंटू M होगा। अगर हमें डेल्टा टीबी मेंशन है यहां पर 1 केल्विन, तो हम निकाल सकते हैं KB बराबर 1/m। तो अगर M हम निकाल लें तो ये होता है मोल्स ऑफ सोल्यूट, मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन, है ना, kg ऑफ सॉल्वेंट, kg ऑफ सॉल्वेंट हो गया। ठीक है, तो 10/50 अपॉन, इधर आ जाइए, 50/1000, तो ये कितना हो गया, 10 इंटू 1000 अपॉन 50 इंटू 50, तो ये हो गया 4। 10,000 अपॉन 2500 है तो 4 हो जाएगा। तो अब ये आपने देखा ही है, KB आपसे पूछ रहा है, तो KB बराबर 1/m है ना, तो 1/4 मतलब 0.25, 0.25 सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 87 में। देख लीजिए, बहुत ही सिंपल सवाल है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का सवाल। क्वेश्चन नंबर 88, A particular station of All India Radio New Delhi broadcast on a frequency आपको दी हुई है, आपसे वेवलेंथ पूछा है, स्पीड ऑफ लाइट दी है। तो V बराबर एन लेमडा हम सब लोग जानते हैं, जहां पर एन फ्रीक्वेंसी होती है। तो यहां पे लेमडा अगर हमें निकालना है तो लेमडा बराबर V/n हो जाएगा। V बन जाएगा C, तो C/n, C है 3 × 10⁸ अपॉन n कितना है बेटा, यहां पर 1368 है, किलो हर्ट्ज है तो 10⁻3। तो यहां से जो लेमडा निकल के आ रहा है वो आ रहा है 3 × 10⁵ डिवाइडेड बाई 1368, तो ये आ गया है अपॉन 1368, 219.29 मीटर। तो ये नियर अबाउट जो है 219.3 मीटर जो है हो जाएगा। तो यहां पे थर्ड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 88 का थर्ड ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा, आप इसको देख सकते हो। ठीक है ना,
88 का थर्ड ऑप्शन। चलिए, अब ये इसमें इतनी क्लोज वैल्यू दी हुई है, आमतौर पे इतनी क्लोज वैल्यू नहीं होती हैं। अगर हम यहाँ पे 2 डिजिट पे ना जाएं और इतना ही कर दें तो फिर रिस्क हो जाएगा सवाल में, इसलिए 2 डिजिट पे हमें निकालना ही चाहिए और थर्ड ऑप्शन इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 89, इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट कैथोड रेस। कैथोड रेस स्टार्ट फ्रॉम कैथोड एंड मूव टुवर्ड्स एनोड। ठीक बात है। इन एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड कैथोड रेस ट्रेवल इन द स्ट्रेट लाइन। बिल्कुल ठीक बात है, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, एनसीईआरटी का फैक्ट है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैथोड रेस डिपेंड अपॉन द मटेरियल। गलत बात, डू नॉट डिपेंड ऑन, डिपेंड नहीं करती है मटेरियल, इलेक्ट्रोड के मटेरियल पे बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करती है। कैथोड रेज आर मेड अप ऑफ नेगेटिवली, ये भी बात सही है। तो तीसरा इनकरेक्ट हो गया आपका, तीसरा जो है वो इनकरेक्ट हो जाएगा 89 में, आप देख सकते हो। ठीक, क्वेश्चन नंबर 90 में चलेंगे। द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ NO। बॉन्ड ऑर्डर के लिए मैंने आपको एक ट्रिक सिखाई थी कि अगर टोटल नंबर आपको पता है, इलेक्ट्रॉन टोटल पता है, तो आप बॉन्ड ऑर्डर देख के बता सकते हो। मैंने कहा था 14 का याद कर लो, 3 होता है बॉन्ड ऑर्डर। अब 18 तक बढ़ते जाओ या 10 तक घटते जाओ, 0.5 बॉन्ड ऑर्डर घटाते जाओ, तो 15 का बॉन्ड ऑर्डर 2.5 हो जाएगा, 16 का 2 हो जाएगा, 17 का 1.5 हो जाएगा, 18 का 1 हो जाएगा, 13 का 2.5 हो जाएगा, 12 का 2 हो जाएगा, 11 का 1.5 हो जाएगा, 10 का 1 हो जाएगा। ठीक, तो यहां पर अगर हम देखते हैं तो आपसे बॉन्ड ऑर्डर NO कह रहा है, तो NO के लिए अगर हम निकाल रहे हैं तो 7 + 8 15 इलेक्ट्रॉन है, तो 15 इलेक्ट्रॉन के लिए बॉन्ड ऑर्डर क्या है, 2.5 है। बिल्कुल ठीक बात है, तो ये तो सही हो गया। NO प्लस के लिए, NO प्लस कितना है, 15 - 1 14, 14 के लिए बॉन्ड ऑर्डर 3 है। बिल्कुल ठीक बात है। O2 के लिए, O2 16 होता है, 16 के लिए बॉन्ड ऑर्डर 2 होता है, 1.5 दिया हुआ है, तो ये तो गलत हो गया, तीसरा गलत हो गया। CO 14 इलेक्ट्रॉन, 6 और 8 14 ही हुए ना, तो बॉन्ड ऑर्डर इसका सही है, तो आप इसको देख सकते हो। तो पहला, दूसरा और चौथा सही है। ये तो हुआ ट्रिक से। आप चाहो तो फार्मूले से भी निकाल सकते हो कि बॉन्ड ऑर्डर बराबर हाफ ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। जैसे NO है मेरे पास, तो NO के लिए हम क्या करते हैं, बाबा BA हमने अगर लिखा तो 2 2 2 2 6 1, तो बॉन्ड ऑर्डर इसके लिए हो जाएगा हाफ ऑफ 10 - 5, तो 2.5 आ जाएगा। मान लो 14 इलेक्ट्रॉन होते तो 1 इलेक्ट्रॉन ही कम हो गया ना। तो फिर अगर मान लो CO के लिए है, तो CO के लिए क्या करते हैं हम, तो बॉन्ड ऑर्डर क्या हो गया, हाफ ऑफ 10 - 4 3। ठीक है, तो ये हो गया, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर 3 हो गया। तो समझ में आ गया होगा आपको। और 14 इलेक्ट्रॉन, ये 14 इलेक्ट्रॉन है, तो जिसके लिए 14 इलेक्ट्रॉन है उसके लिए बॉन्ड ऑर्डर 3 आ गया, और जिसके लिए आप देख रहे हो 15 इलेक्ट्रॉन है उसके लिए आ गया कितना, 2.5। और ऑक्सीजन में नंबर ऑफ बॉन्ड आप देखते हो O में 2 है, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर 2 होता है। ऐसे भी कर सकते हो, फॉर्मूले से भी कर सकते हो, और ये तो ट्रिक तो मैंने आपको बताई दी है। तो दोनों तरीके हमने आपको सिखा दिए, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। तो तीसरा गलत है, बाकी सही है, तो पहला, दूसरा, चौथा, 4th ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 90 में। देख लीजिए कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है, सारी चीजें क्लियर हैं। ठीक है, चलिए तो इतना ही रखेंगे, मुलाकात होगी फिर से किसी डिस्कशन में। थैंक यू सो मच, ख्याल रखिए, धन्यवाद।